हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 नंबर का एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में होगा। तो हम देखने वाले हैं आज 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है, और इनमें से काफ़ी सारा प्रश्न ऐसा भी होगा जो ऑप्शन के साथ आपके एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए, आपको पता ही होगा आपके सिलेबस के बारे में, आपको कुल 40 प्रश्न पूछा जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, मतलब 1 नंबर ही दिया जाएगा एक क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे तो। और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 विकल्प दिया रहेगा, जो आपको अच्छा लगे उसे चुनना है और गलत अंक के लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। चलिए, ये आपका कुछ निर्देश दिया हुआ था। आज क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यहाँ से देख लिए। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। मतलब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का पूर्वानुमान। आंकड़ों का पूर्वानुमान हम लोग पहले से अनुमान नहीं लगाते हैं सांख्यिकी में। देखिए यहाँ पे आंकड़ों का संकलन ये तो हम लोग करते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्शन हम लोग करते हैं। आंकड़ों को वर्गीकरण भी करते हैं हम लोग सांख्यिकी में, और आंकड़ों का विश्लेषण भी करते हैं। तो आंकड़ों का हम लोग पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है, तो श्याम एक, देखिए वो उत्पादन कर रहा है ना, फर्नीचर का उत्पादन कर रहा है लकड़ी से, तो ये एक उत्पादक हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये बेच नहीं रहा, अगर बेचते रहता तो ये एक विक्रेता हो जाता, और उपभोक्ता मतलब ये उसका खरीद कर उपभोग करता तो उपभोक्ता होता, लेकिन ये उत्पादन कर रहा है तो ये एक उत्पादक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सेम होगा, आंसर भी सेम होगा, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखिए, आंकड़ों का संग्रहण करने वाला क्या कहलाता है। जो आंकड़ों का संग्रहण करता है, आंकड़ा एकत्रित करता है, डेटा को एकत्रित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग गणनाकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तीसरा का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है सेम ऑप्शन के साथ, इसलिए इसे ज़रूर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत में नहीं, ओनली फॉर भारत में। मतलब कि भारत जब गुलाम था उस टाइम भी जनगणना हुआ था, तो वो कब हुआ था वो बताना है आप लोगों को। अगला है, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं। तो समय के अनुसार पूछ रहा है। देखिए, स्थान के अनुसार कहता है तो स्थानीय वर्गीकरण बोलते हैं, मात्रा के अनुसार कहता है मतलब क्वांटिटी के अनुसार तो ये कहते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण, और अगर गुण के आधार पर कहता है तो हम लोग कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समय के अनुसार, तो इसलिए हो जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग ज़रूर पढ़िए और पढ़ाई पे अभी ध्यान दीजिए। अभी नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा, अब आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। मध्य बिंदु का मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा, मतलब उच्च वर्ग सीमा जो रहता है और नीचे का वर्ग सीमा रहता है उसको 2 से भाग देते हैं, तो जो मिलता है उसे मध्य बिंदु कहते हैं, वर्ग का मध्य बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रास से क्या तात्पर्य है। प्रास से तात्पर्य व्हाट डज रेंज मीन। रेंज का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। ऑप्शन किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। मतलब अधिकतम प्रेक्षण जितना है उसमें से न्यूनतम को घटा देते हैं तो हम लोगों को प्रास मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख क्या है, तो वृत्त का आरेख जो हम लोग बनाते हैं ऐसे वृत्त आरेख,
इसमें कुछ दिखाना रहता है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक विमीय आरेख है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए एक विमीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। आयत चित्र हम लोग जो बनाते हैं उसके माध्यम से क्या ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बहुलक को ज्ञात करते हैं हम लोग आयत चित्र के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वैसा भी क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। देखिए वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसको 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इसका एक अंश कितना होगा, तो आप लोगों को पता भी होगा किसी भी वृत्त पर एक बिंदु है, तो यहाँ पे एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। और इसको हम लोग यहाँ पे देखिए 100 भागों में बांट रहे हैं, 100 तो 2 यहाँ से 0 हटेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे 3.6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा 3.6। आगे बढ़िए। दिए गए आंकड़ों में बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछता है ऐसा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को देखना है और इस ऑप्शन को देख देख करके ऊपर संख्या जो दिया हुआ रहेगा उसमें मिलान करना है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हुआ रहेगा उस संख्या का बहुलक हो जाएगा। जैसे 10 को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में है 10, तो इसमें 10 खोजिए। यहाँ पे 10 एक भी नहीं है, तो 10 नहीं होगा। उसके बाद देखिए 15, 15 एक बार यहाँ है और बाकी आगे खोजिएगा तो आगे 15 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 52, इसको एक बार है तो एक यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 52 एक बार है और आगे कहीं खोजिए नहीं है, तो ये भी एक बार हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26, देखिए 26 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार है। ये 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 26। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। कहीं भी बहुलक का मान पूछे तो आप इस तरह से निकालिएगा। चलिए चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़े को बांटता है। देखिए चतुर्थक बोला है मतलब चार बराबर भागों में बांटने वाला को हम लोग कहते हैं चतुर्थक। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 4 बराबर भागों में, जो 4 बराबर भागों में बांटते उसे चतुर्थक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। माध्यिका का विशेषता पूछ रहा है। माध्यिका का विशेषता नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि माध्यिका का विशेषता कौन सा है। तो माध्यिका जो होता है ना, वो आंकड़ा जो दिया हुआ रहता है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। बराबर नहीं मतलब 2 भाग में विभाजित कर देता है माध्यिका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न दिए गए आंकड़ों की प्रास की गणना कीजिए। अभी आप लोगों को बताए थे ना, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो इससे देख लीजिए। प्रास पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए कितना है, सबसे ज़्यादा 150 है और सबसे कम 20 है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 150 माइनस 20 कर देना है, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 130 आ जाएगा। तो 130 आप लोग ऑप्शन में खोजिए, जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉरेंज वक्र। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। मतलब ये जो दिया हुआ आंकड़ा है यहाँ पे देखिए 4, 5, 6, 8, 7, 8, इससे मानक विचलन का गणना करना है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और हम यहाँ इतना छोटा पेज में इसको हम आपको बता भी नहीं सकते, इसलिए आप लोग इसे कमेंट में सॉल्व करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सही, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी, जो आंसर आपको सही लगता है वो बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। ये किस प्रकार का संबंध दर्शा रहा है, ये चित्र दिया हुआ है सो। तो देखिए ये चित्र यहाँ से जो बढ़ रहा है सो लगातार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, कभी भी ये ग्राफ ऐसे नीचे नहीं गया है और ना ही ये बढ़ रहा था तो कहीं स्थिर होके नहीं बढ़ रहा है, मतलब सीधा ये बढ़ रहा था तो ये ग्राफ सीधा यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो पूर्णतः धनात्मक संबंध को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
अगर धनात्मक दिखाता तो ये ऐसे बढ़ रहा होता, कहीं स्थिर होकर फिर बढ़ता तो भी धनात्मक होता। ऋणात्मक बोल रहा है मतलब बढ़ के या ऐसे घट जाता तो ये ऋणात्मक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए। पियर्सन सहसंबंध का गुणांक का मान होता है, द वैल्यू ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -1 और +1 के बीच में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो कीमत सूचकांक जो रहता है वो आधार वर्ष, मतलब जो वर्ष हम लोग लेते हैं उसकी तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमत में औसत परिवर्तन कितना होता है उसको मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Q1 को लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो लौह और इस्पात का जो विकास था वो प्रारंभ हुआ था 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ था उसी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी में है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत में जनांकीय संक्रमण प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो आप लोगों को बता दें कि 1900 पहले से जो 1921 के पूर्व को हम लोग प्रथम सोपान कहते हैं और 1921 के बाद का जो होता है उसको हम लोग द्वितीय सोपान कहते हैं। तो प्रथम पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो ये रूस से लिया गया है। रूस देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, पूर्व सोवियत रूस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। प्रशुल्क लगाया जाता है। तो प्रशुल्क जो हम दूसरे देशों से सामान को मंगाते हैं उस पर जो लगाया जाता है कर, उसको हम लोग प्रशुल्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 देखिए। भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए विकल्प चुनिए। या ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों को एग्जाम में, कूट का प्रयोग करते हुए ऑप्शन को चुनना। इसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब छोटा छोटा उद्योग जो होता है उसको हम लोग को प्रोत्साहित करना है। तो ये करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो किस कारण से होता है? तो निम्न पूंजी की आवश्यकता, पूंजी कम होती है इसलिए। तो ये आंसर सही होगा। और देखिए, अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम, अधिक रोजगार सृजन करेगा, लघु उद्योग को सहायता करेंगे। तो ये भी सही है। 1 और 2 सही है। तीसरा आगे देखिए कुछ दिया, बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, ये नहीं सही है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इसमें देखिए 1 तथा 2 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? मतलब WTO का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा 1995 में। 26 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। 27 देखिए। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग कौन से हैं? 3 देखिए, यहाँ पे 3 पूछ दिया है, बता दिया है। तो 3 यहाँ पे देखिए 3 ठो ऑप्शन ही दिया हुआ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 28 को। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग कितना है? तो ये 3 है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। कौन सा देश है जो श्रेष्ठ माना जाता है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। 30 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें भी कूट का प्रयोग करते हुए बताना है। और क्वेश्चन है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो इसका
कथन ए है मानव पूंजी अदृश्य होता है, सही है। और यह धारक की मस्तिष्क में रची बसी होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी है। ए और दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आप लोग जानते हैं दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर ए देखिए कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार का स्रोत निम्न में से कौन सा है? मतलब भारत में जो अधिकांश श्रमिक हैं उसको रोजगार किस स्रोत से मिलता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार करते हुए रहते हैं भारत के लोग, कृषि क्षेत्र में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? जो निर्माण मजदूर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेली वेज वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय साधन वैसा संसाधन जिसको हम लोग पुनः बना सकते हैं। तो वनों में पेड़, जंगल में पेड़ होता है उसे फिर से हम लोग लगा सकते हैं, समुद्र में मछलियाँ भी फिर से आ सकती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण कौन सा है? जो मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग का है वो कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़िए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस में गैसों की वृद्धि से, ऑप्शन नंबर डी। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। चीन में जो कम्यून प्रारंभ किया गया था इसका संबंध पूछ रहा है। तो इसका संबंध है, कम्यून का संबंध था सभी लोग मिलकर के एक साथ खेती करते थे, मतलब सामूहिक खेती से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहें। और हम आपको बता दें कि आपको हम गारंटी देते हैं कि ऑप्शन के साथ बहुत सारा क्वेश्चन को हम आपके एग्ज़ाम में भिड़ा करके दिखाएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चीन। यही था आज का आपका 40 क्वेश्चन। आप 40 में से कितने क्वेश्चन को जानते थे कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।